नमस्कार साथियों। आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम सभी स्टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। अगर आपने अभी तक भी कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए तो जल्द से जल्द कर लेना, क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, थ्योरी क्लासेस मिल रही हैं, और इतना ही नहीं, डेली टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं। और एक भी टेस्ट, एक भी लाइव क्लास, एक भी थ्योरी क्लास, एक भी मॉक टेस्ट, एक भी टेस्ट सीरीज, एक भी क्वेश्चंस आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 1002 पदों के ऊपर विज्ञापति जारी हुई है आपके उत्तर प्रदेश में। जल्द से जल्द व्हाट्सएप करिए और घर बैठे कोर्सेज ज्वाइन करिए। कहीं पे भी आपको यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मेनिंजाइटिस की स्थिति में इनमें से कौन सा लक्षण मौजूद रहता है? इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज प्रेजेंट? बताइए, जल्दी से सोचना है, जल्दी से सोचना है, जल्दी से। देखिए, मेनिंजाइटिस की स्थिति में कौन सा लक्षण मौजूद रहता है? ठीक है। क्या ये जोड़ों में अकड़न, गर्दन में अकड़न, मांसपेशियों में अकड़न, हाथ में अकड़न? जल्द से जल्द बताना है, ठीक है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अपना आंसर जरूर सोचिए। देखिए, मेनिंजाइटिस की स्थिति में इनमें से कौन सा लक्षण मौजूद रहता है? गर्दन में अकड़न होती है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेनिंजाइटिस होता क्या है, ठीक है। प्रॉपर वे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास के क्षेत्र की सूजन है, यानी कि इन्फ्लामेशन है। बस इतना सा याद रखो, ठीक है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास का जो एरिया है, वहां पे जब इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है, तो उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। इसे कभी कभी स्पाइनल मेनिंजाइटिस भी कहा जाता है, ठीक है। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा कि मुझे स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब वो वहां पर किस चीज की बात कर रहा है? वो सूजन की बात कर रहा है, ठीक है। वो इन्फ्लामेशन की बात कर रहा है, जो उसके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच में जो आपका स्थान है, वहां पर उसको इन्फ्लामेशन हुई है। लेकिन प्रॉपर वे में आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। देखिए, स्पाइनल मेनिंजाइटिस क्या है? देखिए, स्पाइनल मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस का दूसरा नाम है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर कहा, जो आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास के सूजन है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। लेकिन देखिए, एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा देता है, तो ये भी पता होना चाहिए। मैं आपको ट्रिक्स के जरिए बता दूंगा। देखिए, मेनिंजाइटिस और एंसेफ्लाइटिस के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। मेनिंजाइटिस और एंसेफ्लाइटिस के बीच में अंतर क्या है, ठीक है तो अंतर सिर्फ सूजन का ही, ठीक है। इन्फ्लामेशन ही है, ठीक है। मेनिंजाइटिस और एंसेफ्लाइटिस के बीच अंतर सूजन का स्थान है, ठीक है, कि कहाँ जैसे सूजन है, ठीक है, इन्फ्लामेशन है। देखिए, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की परत की सूजन है। बस आपको याद रखना है, मेनिंजाइटिस जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी की परत की सूजन है, ठीक है। और एंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क की सूजन है। बस आपको याद रखना है। जैसे कि हेलमेट पहनना क्या होता है? सेफ होता है ना, ठीक है। तो बस और हेलमेट कहाँ पे पहनते हैं? मस्तिष्क, सिर में पहनते हैं, ठीक है। तो बस याद रखो कि आपका एंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क की सूजन है। बस इतना सा याद रखो, ट्रिक्स के जरिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, बस आपको इतना सा याद रखना है। देखिए, मेनिंजाइटिस के प्रकार भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीन है: बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है, वायरल मेनिंजाइटिस और फंगल मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। और फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक भी कोर्सेज नहीं लिया तो समय से पहले ले लेना, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, बाद में पछतावा होगा। क्यों होगा? क्योंकि कम से कम 2 से 2200 बच्चा यहाँ पर फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, कर लेना ज्वाइन समय से पहले। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सा अंग डायबिटीज मेलिटस पैथोलॉजी से संबंधित है? जल्द से जल्द बताना है, जल्द से जल्द बताइए। इनमें से कौन सा अंग डायबिटीज मेलिटस पैथोलॉजी से संबंधित है? जल्दी से बताइए। क्या ये आपका किडनी है, पेनक्रियाज है, हार्ट है, या फिर लंग्स है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइए, जल्दी से सोचिए, क्विक फास्ट। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अग्नाशय पेनक्रियाज, ठीक है। इनमें से कौन सा अंग डायबिटीज मेलिटस पैथोलॉजी से संबंधित है? अग्नाशय, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसको भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। आपके शरीर में अग्नाशय नामक का एक अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है, ठीक है। एक हार्मोन जो आपके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। जब आपके शरीर में बहुत कम इंसुलिन होता है, या जब इंसुलिन आपके शरीर में ठीक से काम नहीं करता,
तो आपको मधुमेह हो सकता है, इनकी डायबिटीज हो सकती है, ठीक है। इसीलिए इसलिए जो एक्स्ट्रा शुगर होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा शुगर लेने से बचना है। और जेनेटिक अगर किसी में ये चीजें हैं तो वहां पर भी ये फ्लक्चुएट जो वो करती है डायबिटीज, ठीक है। तो एक्स्ट्रा शुगर भी नहीं लेनी है, ठीक है। अगर किसी को जेनेटिक है तो उसको भी संभलना है इन सब चीज़ों से, ठीक है। और एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह करना है, ठीक है। अगर एक बार शुगर आइडेंटिफाई हुई तो ये जाएगी नहीं। चलिए बताइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, घॉन कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताना है। घॉन कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? बताइए जल्दी से। क्या ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि फेफड़े का क्षय रोग, वायरल हेपेटाइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस यानी कि बैक्टीरियल अंतर्हृदय शोथ, मस्तिष्क ज्वर यानी कि मेनिंजाइटिस? बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से बताइए। घॉन कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? अगर आपने सोचा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि फेफड़े का क्षय रोग, तो आप हैं बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए होता क्या है ये, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए घोन कॉम्प्लेक्स का नाम ऑस्ट्रियाई रोग विज्ञानी एंटोन घोन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होने वाले प्राथमिक तपेदिक को क्षेत्रीय लिम्फ भागीदारी के साथ फेफड़े का क्षय रोग के रूप में उन्होंने वर्णित किया था, यानी कि उन्होंने डिफाइन यहाँ पर किया था। तो साथ में ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, क्लम्बिंग और साइनोसिस इनमें से किस रोग का उत्तम निदान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बताइए जल्दी से। क्लम्बिंग और साइनोसिस इनमें से किस रोग का उत्तम निदान है? बताना है। क्या ये ब्रोंकिक्टेसिस यानी कि आंतरज्वर टाइफाइड हो गया, मलेरिया, या फिर ग्रसनी शोध हो गया, फेरिंजाइटिस हो गया? बताना है। क्लम्बिंग और साइनोसिस इनमें से किस रोग का उत्तम निदान है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, ब्रोंकिक्टेसिस, ठीक है। अब देखिए होता क्या है ये ब्रोंकिक्टेसिस, ये भी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको साइनोसिस के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए साइनोसिस एक चिकित्सीय शब्द है, ठीक है। जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी के कारण आपकी त्वचा, होंठ या नाखून नीले पड़ जाते हैं। यदि आपकी त्वचा का रंग गहरा है तो आपके होंठों, मसूड़ों, नाखूनों और आंखों के आसपास साइनोसिस को देखना आसान हो सकता है। साइनोसिस शब्द साइन शब्द से है सियान, एक नीला हरा रंग है, ठीक है। तो इतना आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि साइनोसिस क्या चीज़ है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है, तब क्या होगा, आप त्वचा, होंठ, नाखून ये क्या हो गए, नीले नीले शेड में हो जाते हैं फिर, ठीक है, ब्लू, ठीक है। तो बस इतना सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये अगर साइनोसिस की प्रॉब्लम है तो अगर आप नाखून को प्रेस करके देखेंगे तो उसमें प्रेस करते टाइम भी हल्का नीलापन अगर दिखता है, ठीक है, तो दैट इज मीन साइनोसिस, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट आगे क्या है, ब्रोंकिक्टेसिस क्या होता है ये फिर, ठीक है। देखिए ब्रोंकिक्टेसिस क्या है, एक स्थिति जिसमें सांस की नलियों में क्षति हो जाती है, जिसको हम फेफड़े का रोग कहते हैं, एस्थमेटिक पेशेंट कहते हैं जिन्हें, ठीक है। जिसकी वजह से कफ साफ होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। देखिए ब्रोंकिक्टेसिस किसी संक्रमण या रोग जैसे निमोनिया या रेशे से अंग बाधित करने वाले रोग, ठीक है, के कारण हो सकता है। कफ जमता है और उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं जिसके कारण बार बार संक्रमण होता है, ठीक है। लक्षणों में रोज होने वाली खांसी जो महीनों या सालों तक रहती है और हर दिन बड़ी मात्रा में बलगम बनना शामिल है। ये मैं किस चीज का बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको ब्रोंकिक्टेसिस, ठीक है। देखिए इलाज में फिजियोथेरेपी हो गया, व्यायाम से भी उपचार हो जाता है, ठीक है, दवाएं हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है, और बलगम को पतला करने वाली इसमें दवाएं वगैरह शामिल हो गई, ठीक है। तो इन चीज़ों से भी ब्रोंकिटिस पेशेंट जो है ठीक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम ऑफ टाइम ये फिर एलर्जी में कन्वर्ट होकर फिर अस्थमा का पेशेंट वहाँ पे बन जाता है, फिर आगे चल के प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इनमें से कौन रोमैटिक फीवर से संबंधित नहीं है? पहली तो बात ये पता होनी चाहिए कि रोमैटिक फीवर होता क्या है, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बताइए खुद भी आपने आंसर सोचना है। रोमैटिक फीवर से संबंधित नहीं है। देखिए
मेनिंजाइटिस जो है वो आपकी रोमैटिक फीवर से संबंधित नहीं है, यानी कि मस्तिष्क का वर्ण शोध, ठीक है, ये रोमैटिक फीवर से संबंधित नहीं है। इसमें एक वर्ड निकल के आ रहा है कोरिया, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले आप थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर रोमैटिक बुखार, ठीक है। देखिए, रोमैटिक बुखार एक दुर्लभ ऑटोइम्यून बीमारी है जो आपके बच्चे की ऊतक और अंगों में सूजन का कारण बनती है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता इसे तीव्र आमबाती बुखार भी कहते हैं। ये स्थिति तब होती है जब आपके बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है, अनुपचारित स्टेप गले या स्कॉटलेट ज्वर संक्रमण पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करती है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा सिंपल लैंग्वेज में भी आगे चल के। देखिए, स्ट्रेप थ्रोट और स्कॉटेड ज्वर दोनों समूह ए स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होने वाले जीवाणु संक्रमण है। यदि आपके बच्चे को इन संक्रमणों का इलाज नहीं मिलता है तो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही ऊतकों पर हमला करती है, टिश्यूज पर, ठीक है, वॉर करेगी। इससे सूजन और सूजन हो सकती है जो आपके बच्चे के जोड़ों, हृदय और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया चीज, क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, रोमैटिक बुखार का, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर किसका बता दिया, स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में बता दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैं लेकर आता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड था कोरिया, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। इसको भी मैं बता देता हूँ क्योंकि ये भी एग्जामिनर ने यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो कोरिया क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, कोरिया एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल, यानी कि नसों से संबंधित, नर्व, ठीक है, से संबंधित एक विकार है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति की इच्छा के बिना ही शारीरिक गतिविधियां होने लगती हैं, ठीक है। मतलब हाथ नहीं हिलाना है फिर भी हाथ हिल रहा है, गर्दन नहीं हिलाना है फिर भी गर्दन लगातार हिल रही है, ठीक है। ये क्या है आपका, न्यूरोलॉजिकल, ठीक है। कोरिया एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार है, डिजीज है, नसों से संबंधित है। ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से संक्रमण होने के बाद होता है। इसमें हाथ व पैर, धड़ और चेहरे की मांसपेशियों में क्या होता है, तेजी से बेवजह या व्यक्ति की मर्जी के बिना ही हलचल होने लगती है। शायद आपने ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो इस तरह के हुए हैं, ठीक है। यह बीमारी लड़कों की तुलना में लड़कियों को अधिक प्रभावित करती है और आमतौर पर ये 5 से 15 साल की उम्र में होती है, ठीक है। तो देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, मुझे मालूम है क्वेश्चंस बहुत कम थे, लेकिन अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ में 5000 से 6000 एमसीक्यूज हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, वो भी आपको मिलेगी, ठीक है। थ्योरी क्लासेस हैं, टॉपिक वाइज है, लाइव क्लासेस हैं, डेली टेस्ट आपको सोमवार शुक्रवार मिलते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस पेपर अदर स्टेट में जितने भी हुए हैं आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट कुछ नहीं होगा, ठीक है। पढ़ेंगे तो हो जाएगा। जुड़ने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। अगर आपने फ्री का ग्रुप्स ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको पिन की ओर मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।